नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दीपक जैन है और ओरिजिनली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। 1997 से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ और करंटली इंडिया के हजारों एडवाइजर्स को, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को हैंड होल्डिंग कर रहे हैं कि वो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी जैसे रिकॉग्निशंस अचीव कर पाएं और इसके अलावा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर पाएं। सो फ्रेंड्स, हम हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बीमा सुगम, बीमा वाहक और बीमा विस्तार। सो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, यानी 2047 तक IRDAI हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिसके तहत इंडिया के हर एक पर्सन के पास इंश्योरेंस के कवरेज की अम्ब्रेला हो। और इसी क्रम में IRDAI की जो तीन महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं उस पर IRDAI बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। ये तीनों योजनाओं के बारे में आप आने वाले समय में बहुत सुनेंगे और ये है बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। अब इन तीनों परियोजनाओं के बारे में डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं, सो दैट कि हम इन तीनों योजनाओं के बारे में समझने से पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लें एटलीस्ट इंश्योरेंस सेक्टर। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं ईयर 2000 की, तो सन 2000 में IRDAI का गठन हुआ था। IRDAI हुआ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जिस तरीके से हम बात करते हैं कि बैंक्स को RBI रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, ठीक उसी प्रकार से इंडिया के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को IRDAI रेगुलेट करता है। अब हम बात करते हैं सन 2000 से पहले की। तो सन 2000 से पहले की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में LIC लाइफ इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा प्लेयर थे। इसी प्रकार हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की। तो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में चार ऐसी कंपनीज थी जो कि PSU कंपनीज थी रादर, जो कि जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती थी। और ये कंपनी हुई न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल, यूनाइटेड एंड ओरिएंटल। तो ये चारों कंपनी PSU सेक्टर में काम करती थी और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में LIC काम करती थी। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सन 2000 के बाद की। तो जब 2000 में IRDAI का गठन हुआ तो उसके बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिला और प्राइवेट सेक्टर को इंडिया की इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने की अनुमति भी मिल गई। उसके बाद से लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, और सन 2000 में, अगर ईयर 2006 की बात करें तो सन 2000 में हमारी गवर्नमेंट को और IRDAI को ये महसूस हुआ कि इंडिया के लोगों को हेल्थ केयर की, हेल्थ ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, जिसके लिए सन 2000 में एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की शुरुआत की गई, यानी कि ऐसी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में डील करती हैं। तो सन 2000 के बाद प्राइवेट सेक्टर का आना हुआ, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को अलग से अप्रूवल दे दी गई। अब जब हम बात करते हैं कि करंटली तकरीबन 59 इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में हैं जो कि काम करती हैं। अब जिसमें से 24 जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बाकी की जो हैं वो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की। तो उसमें आज की डेट में इंडिया में करंटली 5 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं। तो पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी 2006 में जो लॉन्च हुई थी, वो थी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका कि अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी हुआ है। दूसरी जो कंपनी लॉन्च हुई थी वो थी अपोलो DKV, जिसका कि बाद में नाम चेंज हो गया था, नाम चेंज होकर हो गया था अपोलो म्यूनिक। और 2020 में कंपनी का मर्जर होकर SDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अपोलो म्यूनिक का मर्जर हो गया।
थर्ड जो कंपनी लॉन्च हुई थी वो कंपनी का नाम था मैक्स बूपा। और मैक्स बूपा का नाम रीब्रांडिंग हो चुकी है 2020 में, कंपनी का नाम बदलकर अब हो चुका है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। इसी प्रकार हम बात करते हैं, उसी समय के आसपास रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस एक कंपनी लॉन्च हुई थी, और जिसका की अब नाम हो चुका है केयर हेल्थ इंश्योरेंस। इसी प्रकार एक कंपनी थी सिग्ना टीटीके, जिसका की अब रीब्रांडिंग होकर मणिपाल सिग्ना नाम हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं, जब जब भी आप इंडिया के अगर आप किसी भी स्टेट में हैं, जिले में है, किसी भी मेट्रो में है, तो आप किस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर में आज आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो अगर आप मेट्रोज में रहते हैं तो आपको +2 यानी कि 12th पास होना जरूरी है। और अगर आप नॉन मेट्रोज में हैं तो वहां पर आप 10th पास हैं तो भी आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो एज पर IRDAI आप किस किस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकते हैं। तो सबसे पहला, आप एक इंडिविजुअल एडवाइजर की तरह काम कर सकते हैं, एक फ्रीलांसर, एक इंडिविजुअल कंसल्टेंट की तरह काम कर सकते हैं, जहां पर कि आप एक लाइफ, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। सो रिसेंटली कुछ लोग अभी कुछ ऐसा भी काफी डिस्कशन था कि आप एक इंडिविजुअल एडवाइजर 3 लाइफ, 3 जनरल और 3 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, बट अभी ऐसा कुछ भी अप्रूवल नहीं है। ऑन करंटली अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल एडवाइजर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम देना होता है IC38 का, उसके बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर जनरल इंश्योरेंस सेक्टर को ज्वाइन करना है तो उसमें भी IC38 का एक एग्जाम देना होता है। उसके बाद आप, अगर आपके पास लाइफ या जनरल का लाइसेंस है, तो आप उसी के बेसिस पर एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। अब अगर आप मान के चलते हैं, आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं एक इंडिविजुअल एडवाइजर की तरह नहीं, मैं एक कंपनी की तरह काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी IRDAI ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं IMF, यानी कि इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म। सो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म के लिए बेसिकली आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होती है। कुछ समय पहले की अगर बात करें तो वहां पर एक IMF 2 लाइफ, 2 जनरल और 2 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम कर सकते थे। बट क्योंकि अब IRDAI हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि 2047 तक इंडिया के हर एक पर्सन के पास इंश्योरेंस का कवरेज हो, और इसी को देखते हुए IRDAI ने IMF को ये परमिशन दे दी है कि वो 6 लाइफ, 6 जनरल और 6 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं। अब आप मान के चलिए कि एक और तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, वो है कॉर्पोरेट लाइसेंस के बेसिस पर। कॉर्पोरेट लाइसेंस में बेसिकली 9 लाइफ, 9 जनरल और 9 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं। इसमें तकरीबन 10-1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो शो करना होता है। माफ कीजिएगा, ये जो मैंने 10 लाख रुपए वाला अभी जो क्राइटेरिया बताया है वो IMF के लिए होता है। कॉर्पोरेट लाइसेंस में आपको ज्यादातर जो दिखाई देंगे लाइसेंसेस, वो बैंक्स में दिखाई देंगे। जिस तरीके से आपके पास बैंक हुआ, जिस तरीके से आपके पास HDFC बैंक हुआ या एक्सिस बैंक हुआ, तो ये सब जो बैंक्स हैं इनके पास बेसिकली आपको कॉर्पोरेट लाइसेंसेस मिलेंगे। अब जो एक और सिनेरियो है जिसमें आप इंश्योरेंस के काम को अगर बड़ा करना चाहते हैं और काफी बड़ा करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको 1 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल लेना होता है, जिसको कि ब्रोकिंग लाइसेंस बोला जाता है। और ब्रोकिंग लाइसेंस जब अगर आपके पास होता है तो आप इंडिया की किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर वहां पर काम कर सकते हैं। ये एक रिसेंट चेंजेस थे जो कि IRDAI की तरफ से किए गए थे, जहां पर हमने बात की अभी आपके साथ एजेंसी की कि एक इंडिविजुअल एडवाइजर एक लाइफ, एक जनरल और एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं।
एक आईएमएफ की अगर बात करें तो वो 6 लाइफ, 6 जनरल और 6 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लाइसेंस में 9 लाइफ, 9 जनरल और 9 हेल्थ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार अगर बात करें सेम इसी प्रकार अगर बात करें तो ब्रोकिंग लाइसेंस की बात करते हैं। और ब्रोकिंग लाइसेंस में आप अनलिमिटेड कंपनियों के साथ अटैच होकर काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिसेंटली इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, इसी एजेंडा पर काम करते हुए आईआरडीएआई ने 2011 के बाद से 3 ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके बारे में आप अभी काफी कुछ सुनेंगे, जिनको की अप्रूवल दिया गया है। ये भी आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 2011 के बाद किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को कोई अप्रूवल नहीं दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं 2011 की। 2011 के बाद से 3 इंश्योरेंस कंपनीज हैं। पहली है एको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी है डिजिट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और तीसरी है क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और इसके पहले भी अगर बात करें तो कुछ और चेंजेस की, तो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का मर्जर भी हमने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में हो चुका है। और सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको भी आईआरडीएआई और कोर्ट की तरफ से ये बोला गया है कि उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको एसबीआई लाइफ जो है वो सर्विसिंग करेंगे या उनकी टेक केयर करेंगे। अब तो फ्रेंड्स, अब हम ओवरऑल हमने समझा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक, इसको समझने के लिए ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली जरूरी थी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बीमा सुगम के बारे में। तो बीमा सुगम है क्या? सो बीमा सुगम एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर की इंश्योरेंस कंपनी भी, जहां पर की डिस्ट्रीब्यूटर भी और जहां पर की क्लाइंट्स भी, ये सारे के सारे उस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे। और ये बिल्कुल एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिस तरीके से आप देखते हैं आज की डेट में अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, जहां पर की कंपनीज भी अवेलेबल हैं, बायर्स भी अवेलेबल हैं और सेलर्स भी अवेलेबल हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर क्लाइंट अपने आप को सिर्फ आधार के बेस पर, यानी आधार कार्ड के बेस पर अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे। और मैं अगर और ज्यादा इसकी क्लैरिटी दूं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर कि क्लाइंट्स जो है वो उसी एक प्लेटफॉर्म से पॉलिसी बाय भी कर पाएंगे और उसी एक प्लेटफॉर्म से अपनी पॉलिसीज का जो एंडोर्समेंट है या क्लेम्स है, इनके बारे में भी कंप्लीट डिटेल वो वहां से उनको मिलेगी। बट बीमा सुगम के बारे में अगर बात करें, और ज्यादा डिटेल में बात करें, तो तकरीबन जनवरी 2023 में इसको लॉन्च करने की बात की गई थी। बट क्योंकि एक काफी बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और काफी सारे क्योंकि बहुत बड़ी जो है रिक्वायरमेंट इसमें बन सकती है, तो अभी ऐसा बाद में ऐसा बोला गया था कि 1 अगस्त 2023 को ये इस प्लेटफॉर्म का लॉन्च होगा। बट अभी तक कोई ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स बीमा सुगम के बारे में अभी तक एटलीस्ट नहीं है। बट फिर भी जैसे भी कोई इसके बारे में कोई भी हमें लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे तो विल शेयर विद यू। और अब हम बात करते हैं बीमा विस्तार की। सो बीमा विस्तार के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो बीमा विस्तार भी एक आईआरडीएआई की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। और बीमा विस्तार में के तहत आईआरडीएआई सभी इंश्योरेंस कंपनीज को कुछ ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए इंस्ट्रक्शन देगा या दे रहा है, या उन्होंने गाइडेंस दिया है कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करिए कि जहां पर लाइफ इंश्योरेंस भी, जिस प्रोडक्ट के अंदर लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज भी मिले, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज भी मिले, और जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का कवरेज भी मिले, और जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको पर्सनल एक्सीडेंट का कवरेज भी मिले। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आईआरडीआई की ये सोच है
कि ऐसे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्लाइंट को बहुत सहूलियत देंगे, क्योंकि क्लाइंट को अलग अलग पॉलिसीज कराने की जरूरत नहीं होगी, यानी लाइफ इंश्योरेंस की अलग, या हेल्थ इंश्योरेंस की अलग, या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की अलग, या पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी अलग से कराने की जरूरत नहीं होगी। उनको सिंपली बस एक ही कंपनी से पॉलिसी के लिए कोऑर्डिनेट करना होगा, एक ही कंपनी को पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा, और जब भी कोई क्लेम आएगा तो उसके लिए भी सिर्फ एक ही कंपनी से कोऑर्डिनेशन करना होगा। और क्लाइंट को ओवरऑल सहूलियत देने के लिए बीमा विस्तार का जो कॉन्सेप्ट है वो लाने के बारे में IRDAI हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अब हम बात करते हैं बीमा वाहक की। तो बीमा वाहक के थ्रू, क्योंकि IRDAI को भी ये समझ में आता है या समझ में आ रहा है कि इंडिया एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, और छोटे छोटे गांव जिले इतने हैं कि वहां तक हर किसी का बहुत जल्दी से रीच कर पाना वो फिजिबल नहीं है। तो IRDAI की इसमें सोच क्या है कि बीमा वाहक एक कॉन्सेप्ट IRDAI ने क्रिएट किया है, जहां पर कि जो बहुत छोटे छोटे जिले हैं, जो बहुत छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर IRDAI जो वहाँ की ग्राम पंचायतें हैं या वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनको इन्वॉल्व करके और इंश्योरेंस की रीच को वहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं, और महिलाओं की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको भी बढ़ाएं, सो दैट वहाँ पर रोजगार भी मिल पाए, और जो वहाँ की पंचायतें हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करके जो है इंश्योरेंस की रीच को वहां तक पहुंचा पाए। सो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल हमने आज जो डिस्कशन किया, वो क्योंकि काफी क्वेरीज आती हैं हमारे पास कि बीमा सुगम क्या है, बीमा विस्तार क्या है, बीमा वाहक क्या है। तो एक ओवरऑल एक कोशिश थी एक अंडरस्टैंडिंग देने की ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर में अभी क्या चल रहा है। या इवन हमने ये भी डिस्कशन किया कि एजेंसी के बारे में, IMF के बारे में, कॉर्पोरेट लाइसेंस के बारे में, या ब्रोकिंग लाइसेंस के बारे में। और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कशन किया कि 3 ऐसी नई लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अप्रूवल दिया गया, और क्योंकि क्योंकि समय ऐसा है, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी ग्रोथ पर है, और इंडिया भी ओवरऑल ग्रोथ पर है। और अगर मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को फिनिश करने से पहले कुछ डेटा शेयर करूं, तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इंडिया के अंदर आज इंश्योरेंस सेक्टर का पोटेंशियल क्या है। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करता हूँ सबसे पहले आप लोगों के साथ। इंडिया में 86% लोग ऐसे हैं जिनके पास की प्रोटेक्शन गैप है। 86% लोग के पास प्रोटेक्शन गैप का मतलब क्या है कि सिर्फ इंडिया में 14% लोग ऐसे हैं, यानी जिनको जितना सम इंश्योर्ड चाहिए, जिनको जितना लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, वो उतना है उनके पास। 86% लोग ऐसे हैं या तो उनके पास इंश्योरेंस का कवरेज ही नहीं है, और या अगर है तो मान के चलिए अगर 2 करोड़ होना चाहिए था तो सिर्फ 50 लाख है। तो देर इज अज गैप, मतलब 86% का प्रोटेक्शन गैप ओवरऑल है। वहीं अगर हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस सेक्टर्स की, व्हीकल्स की अगर हम बात करें, तो लगभग हम सभी परिवारों के पास स्कूटर, गाड़ी, बाइक, ये सब कुछ होता है। बट फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं आज की डेट में इंडिया में जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसमें से 53% जो व्हीकल्स हैं वो अनइंश्योर्ड है। जस्ट अ मोमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें, और ये सिचुएशन तो तब है जब व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो लेना मैंडेटरी है। इसी के साथ ही हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। और हेल्थ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो जस्ट अ मोमेंट। सॉरी। हेल्थ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो 140 142 करोड़ लोगों में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज नहीं है। तो ये आज का हमारा ओवरऑल सेशन था। आप में से जो लोग भी अगर कनेक्टेड हैं, कोई क्वेरी अगर लेना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है,
तो प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनीवन। पवन जी। हेलो सर, आपने आज जो तीन सुबह ये बोला था ना, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और एसआईपी, जी 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 जी। वो तीनों में मैं फिट बैठता हूँ क्योंकि मेरा इंश्योरेंस अराउंड 2.5 करोड़ का है। ओके हेल्थ इंश्योरेंस अराउंड 40 lakhs का है। ओके। और सिप मेरा अराउंड 15,000 पर मंथ है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बट आई डोंट हैव एनी एजेंसी ऑफ AMLI के आपने कुछ बोला था ना, सिप का, वो मेरे पास एजेंसी नहीं है, सिर्फ LIC एजेंसी है और मेडिक्लेम न्यूआ बुपा का एजेंसी है। तो ओके इफ सर आई एक्चुअली। जी वांट दिस तो एजेंसी, हाउ टू गो फॉरवर्ड? एक्चुअली ना सर उसके लिए आपको ARN यानी एमफी का एक वो लेना होता है, आपको लाइसेंस लेना एमएफडी होता का है। सर, एफडी का एग्जाम सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एमफी के थ्रू आपको एक ARN नंबर लेना होता है, तभी आप म्यूचुअल फंड का काम कर पाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो एक बार मेरे से बात कर लीजिएगा बाद में। मैं जो हमारे नोन है इस फील्ड में डील करते हैं, मैं उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करा दूंगा। सर लेकिन इसमें कमीशन वगैरह बहुत कम रहता है, ऐसा मैंने सुना बहुत है। कम रहता है जी, बहुत कम रहता है, बट इस पे जो मिलता है वो ट्रेल मिलता है एक्चुअली। और उसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो एक्चुअली हमारा टॉपिक है नहीं। तो टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज पूछ सकते सर ये आपने अभी जो तीनों चीजें बताई है, उसमें देर वाज सम agitation going on for not doing all this Bima Sugam everything. So is it now it has come already in on the IRDA panel, or it is underway? हैं। बीमा सुगम के बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। देखिए एक्चुअली पहले ये जनवरी 2023 में लॉन्च होना था, बट क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो समय लगता है चीज़ों को होने में। उसके बाद ऐसा बताया गया कि अगस्त 2023 में होगा, तो जैसे भी कोई लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे विल शेयर। क्योंकि मेरे को मालूम है कि आफ्टर बीमा सुगम विल बी इंट्रोड्यूस, देन देर वोंट बी एनी एजेंट्स रोल इन दिस। एजेंट बाहर फेंका जाएगा क्या? नहीं 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 सर, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए इंडियन जो इंडिया की 142 करोड़ लोगों तक सिर्फ फेस वैल्यू के थ्रू ही पहुंचा जा सकता है। बाकी आप आज भी देखिए, अगर मैं आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊं कि बहुत से लोग आपके हमारे नोन जो बहुत सारे लोग हैं, वो आज भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हैं। सर म्यूट कर लीजिए अगर आप क्योंकि सेशन में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है बाकी लोगों को। आप HP के नाम से एक भी साहब जुड़े हुए हैं, वो भी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। सो अगर मैं आप लोगों के साथ एक डेटा शेयर करूं तो डेटा ये कहता है कि आज की डेट में अगर 100 लोग जाते हैं ना वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रीमियम चेक करने, तो वहाँ सिर्फ 10% लोग वहां पर बाय करते हैं। 90% जो लोग हैं वो जाते हैं, प्रोडक्ट समझते हैं, प्रीमियम कंपैरिजन करते हैं, बट वापस आकर लेते आपके और हमारे जैसे लोगों से ही है। क्योंकि उनको भी पता है कि क्लेम के समय पर कोई एक फेस मुझे चाहिए कि हाँ अजिंक्य सर को अगर कॉल किया जाएगा या पवन जी को कॉल किया जाएगा तो ये प्रॉब्लम के समय पर साथ खड़े होंगे। तो इसलिए सर डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो अपना काम है वो बेफिक्र होकर करते रहिए। ओके सर, थैंक यू। और दूसरा एक मेरे को बोलने का था कि आप जो अर्ली मॉर्निंग जो मैसेज भेजते हैं ना, जी इट इज वेरी मोटिवेशनल मैसेज, एंड उससे मेरे को कुछ काम करने में अच्छा ही लगता है। यानी पर्सन आई लाइक टू गो फॉरवर्ड टू मीट द पीपल बाय हियरिंग योर मैसेज, बिकॉज इट इज सो मच मोटिवेशनल। सो काइंडली कीप ऑन सेंडिंग दिस टाइप ऑफ अर्ली मॉर्निंग मैसेजेस। बिल्कुल 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 बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सो मच सर, आप आपकी बातें सुनकर मुझे भी मोटिवेशन आ रहा है। और मैं रेगुलर अपना काम करता रहूंगा सर। नहीं सर, मजा आता है सर, बिल्कुल। थैंक यू पवन जी, सुबह सुबह। आप तो और उल्टा ऑल हमें ही दे देते हो एनर्जी, एकदम टारगेट वारगेट लगा के सब। नहीं नहीं सर।
ये तो सर आपको देख के सीख गया मैं भी। चलिए सर, 5:30 शार्प हो चुके हैं, और थैंक यू सो मच आप लोगों के बात को ज्वाइन करने का। थैंक यू। हेलो सर। श्योर सर जी। हेलो सर, मेरे को जूम मीटिंग और गूगल मीट कैसा करते हैं वो थोड़ा आप बता सकेंगे क्या? बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू डू दिस गूगल मीट और जूम मीटिंग। सर आप कैसा मेरे है? को एक बार इंडिविजुअली कॉल कर लीजिएगा, या अगर आप बोलेंगे तो मैं आने वाले समय में हमारे टीम मेंबर को बोल के ये सेशन भी अरेंज करा सकता हूँ। ओके चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। यस ओके, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच।